गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईडीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेल्थ क्रिएशन के बारे में है। कि वेल्थ क्रिएशन के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या आपकी साइकोलॉजी है और एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। इस चीज को हम डेटा के थ्रू समझेंगे। डेटा आपको जो भी बताएगा सही बताएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज अगर आपको बताते हैं, लर्निंग के लिए बताते हैं, तो वो शायद काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। वो एक प्रिडिक्शन होती है, वो एक गैस वर्क हो सकता है। लेकिन जब डेटा आपको बता रहा है तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है कि वेल्थ क्रिएशन इज ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। वेल्थ अगर आपको क्रिएट करना है अपने भविष्य में, तो ये बहुत ही स्लो और स्टडी प्रोसेस है। इसका मतलब है कि वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको स्टडी, आपको रहना पड़ेगा और धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे चलने से आपकी साइकोलॉजी मजबूत होती जाएगी। साइकोलॉजी मजबूत जितनी होगी उतना आप वेल्दी होते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे पहले लोग क्या करते थे कि प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, प्रॉपर्टी लेके छोड़ देते थे। और उसके बाद 20-25 साल में वो प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट हो जाती थी कि उनकी जो साथ आने वाली जो सात पुश्तें हैं ना, या तो उस प्रॉपर्टी पे रह सकती थी, या फिर उस प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता था कि अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर दें तो उनकी कम से कम दो पुश्तें से तीन पुश्तें खा सकती थी। ठीक है, तो ये वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है स्लो एंड स्टडी रहता है। ये तो मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया है। उसी तरीके से अगर मैं गोल्ड का एग्जांपल देता हूँ, तो जिन लोगों ने पहले गोल्ड को खरीद लिया था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया होगा, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट किया होगा, स्लो एंड स्टडी तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज ये देख लो कि गोल्ड का कितना रेट है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहले से ही बहुत अवेयर होते थे कि गोल्ड का रेट भविष्य में बढ़ेगा। इसीलिए वो लोग थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड को खरीदा करते थे, खरीदते रहते थे। और इस तरीके से उनकी, अगर आज मान लीजिए किसी के पास हाफ केजी गोल्ड होगा तो कितने का होगा। अगर उन्होंने 5-5 ग्राम, 3-3 ग्राम, 2-2 ग्राम, 10-10 ग्राम अगर गोल्ड स्टीडी, यानी कि धीरे धीरे करके उसको कंटिन्यूअसली अगर खरीदा होगा, ठीक है। अगर हम स्लो हैं लेकिन स्टीडी नहीं है, तो भी वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। अगर हम स्टीडी हैं, ठीक है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम फास्ट कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसी चीज के ऊपर आपको वेल्थ क्रिएट करना है जो 100% सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, तो ये 100% सेफ है। मतलब देखा जाए तो 100% सेफ है। कोई एक तरीके की गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी देखो, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदेंगे। ठीक है, जब जेन्युइन प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो चीज़ फ्यूचर में बहुत अप्रिशिएट करती है। गोल्ड खरीदेंगे तो वो, अगर जेन्युइन गोल्ड आप खरीदते हैं तो उसका अप्रिशिएशन होता है भविष्य में। ठीक है, तो ये पहला रूल है। रूल नंबर 2 है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ क्रिएशन। देखो, समय के साथ साथ जो आपका एसेट है ना वो इंक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वो अपने एसेट को अप्रिशिएट करते जाते हैं। ठीक है, एसेट को अप्रिशिएट करते जाते हैं, मतलब उसको इंक्रीज करते जाते हैं एसेट को। जैसे सपोज मान लीजिए गोल्ड है, तो आप गोल्ड को जब खरीद रहे हैं तो टाइम के हिसाब से वो चीज़ अप्रिशिएट तो होती है, लेकिन उसको इंक्रीज भी धीरे धीरे करके किया जाता है। तो ये एक मानसिकता है कि हम किस टाइप के एसेट को ज्यादा पसंद करते हैं, किस पर हमारा विश्वास है, सबसे ज्यादा विश्वास होता है। उस विश्वास, उस कॉन्फिडेंस की वजह से हम उस प्रॉपर्टी में या उस एसेट के अंदर हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बात करता हूँ कि टाइम के हिसाब से आपकी वेल्थ क्रिएट होती जाती है। रूल नंबर थर्ड है, अगर आप पहले और दूसरे रूल से सहमत हैं या आप इसे जानते हैं अच्छे से, आपने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, तो जस्ट स्टार्ट लर्निंग हाउ इट हैपन्स। तो ये चीजें कैसे घटती हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे आपने अगर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो जो रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड है, ये कैसे काम करती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है। रीजन पे जाइए, गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है आगे, प्रॉपर्टी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं।
स्टॉक्स के रेट क्यों बढ़ रहे हैं टाइम के हिसाब से, ईटीएफ के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस रीजन पे आप जाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमें वेल्थ क्रिएशन का, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके अगर हम जमा करते हैं तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि वेल्थ के लिए हमें समय भी चाहिए होता है। तो जो लोग रूल नंबर टू को जानते हैं, तो अगर वो छोटे, यानी कि जिनके पास बहुत कम पैसा भी है, जिनके पास बहुत कम पैसा है लेकिन वो रूल नंबर वन और टू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके अपने एसेट को इंक्रीज कर सकते हैं और वो भविष्य में जाके बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस को आपको समझना चाहिए। हम अगर ईटीएफ की बात करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी और गोल्ड है, इस पे तो शायद आपने ऑलरेडी बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत लोग करते भी हैं और कर भी रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं ईटीएफ की बात करता हूँ कि ईटीएफ भी एक वेल्थ क्रिएशन का एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। अगर मैं चलता हूँ ईटीएफ के ऊपर, तो आइए चलते हैं हम ईटीएफ में। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये जो चीज़ है, ये जो हमने आपको दिखाया है, 38 ईटीएफ है, 38 में से जो हमने ईटीएफ लिया है, तो उसमें हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर रहे हैं। देखो वेल्थ क्रिएट कब होती है, जब थोड़ा थोड़ा करके आपका पैसा अप्रिशिएट होता जाता है। तो ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे प्रॉफिट्स हैं जो हम धीरे धीरे करके बनाते जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके ईटीएफ के अंदर बनाते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉफिट आपके धीरे धीरे करके बनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपना ये जो पोर्टफोलियो है, आज 27/11/2024 है, ये -12,000 के आसपास हो गया था 15 दिन पहले। ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मार्केट डाउन गई थी तो ये 12,000, कम से कम 12-13, 14,000 अप्रॉक्सीमेटली माइनस हो गया था। ठीक है, और उसके बाद अब एकदम से जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है, तो अब आप देख रहे होंगे कि 1% से भी कम ये आपका माइनस दिखा रहा है। ठीक है, आज भी अप्रिशिएशन हुआ है इसके अंदर लगभग 0.77%। तो ये मार्केट अप डाउन चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो कल मैंने जैसे गोल्ड बीज अगर लिया था, ठीक है, तो आज आप देखेंगे कि गोल्ड बीज में 1.20 का टोटल एप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, यानी कि 1.25%, सिर्फ एक दिन में 1.25% का जंप इसने मारा है। आज 0.90%, यानी 1% के आसपास आज ये अप्रिशिएट हुआ है। कल भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट हो गया था। तो ये 1520 रुपये का हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये हमने लिया था। उसके बाद है हमारा जो आईटी बीज है, आईटी बीज के अंदर भी 5% का अप्रिशिएशन दिखा रहा है। तो कल अगर मान लीजिए कि गोल्ड अगर हमें 2,000 के आसपास अगर प्रॉफिट देता है तो हम इससे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि गोल्ड ने हमें 2,000 रुपये अगर दे दिए तो बहुत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से प्रॉफिट बनाते जाते हैं और कहाँ पर उसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उसको यहाँ पर। ठीक है, फिर ये गोल्ड को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, उसकी ये जो रिकॉर्ड है वो बढ़ते जाएंगे, अप्रिशिएट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स, यही तो वेल्थ क्रिएशन है। देखो वेल्थ क्रिएशन क्या चीज होती है। वेल्थ क्रिएशन एक तो वो होती है कि आपने धीरे धीरे करके आपने जमा करना स्टार्ट कर दिया और जो जमा राशि है वो कई गुना बढ़ रही है, यानी जो एसेट आपने लिया है वो कई गुना उसका रेट हो जाता है भविष्य में। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन तभी होता है। अब क्या है कि यहाँ पर क्या आप इसे वेल्थ क्रिएशन कहेंगे क्या। अगर हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारा जो फंड है वो अप्रिशिएट धीरे धीरे करके हो रहा है, तो क्या हम इसे वेल्थ क्रिएशन नहीं कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। तो जो कैपिटल हमारे पास है उससे एक तो हमारा एप्रिशिएशन हो रहा है। ठीक है, ये एप्रिशिएशन हो रहा है, उसको इसको भी हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको भी हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। और री इन्वेस्टमेंट के बाद उसके अंदर भी फिर एप्रिशिएशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डबल एप्रिशिएशन है। एक तो जो हमारा कैपिटल है उससे जो प्रॉफिट हमने बनाया, उस प्रॉफिट को हमने री इन्वेस्टमेंट किया और उससे भी हमने एक प्रॉफिट बनाया। तो इसका मतलब है कि डबल हमारा प्रॉफिट हो गया। तो इसी को तो कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है वो 10 साल 15 साल बाद पता चलता है फ्रेंड्स। ये आपको एकदम से पता नहीं चलेगा। जब कम से कम 2 साल हो जाएंगे ना, तो जब हम 2 साल बाद आपको ये दिखाएंगे तो ये कई नीचे तक पहुंचा होगा। देखो अभी तक, अभी समझ लो कि 41 के आसपास है ना ये। जस्ट सेकेंड, हमने अगर एक से स्टार्ट किया ना ये, तो एक से स्टार्ट किया तो 41 है, 42 कर देते हैं इसको और 43 कर दिया हमने। तो ये 43 तक पहुंच गया। तो ऐसे कम से कम अगर ये 150 तक नीचे नीचे तक पहुंच जाए, अगर ये नीचे नीचे तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि हम समझ लेंगे कि हमारा जो वेल्थ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें उसमें
एक एसेट के अंदर हमें धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो हम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं हम थोड़ा समझते हैं डेटा से कि वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो क्यों, ईटीएफ क्यों पावरफुल है। ठीक है, उस चीज को हम समझते हैं कि क्यों पावरफुल है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर आप डेटा को एनालाइज करते हैं तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि वास्तव में ये चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने फंड को सिक्योर जगह पे रखा हुआ है, एक अच्छे एसेट्स में रखा हुआ है, और वो अच्छे से अप्रिशिएट हो रहा है, तो वो करोड़पति बन चुके हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो हम भी इस प्रोसेस के अंदर हैं, और अगर आप भी इस प्रोसेस के अंदर आना चाहते हैं तो आपको भी इन चीज़ों की लर्निंग होनी चाहिए। तो मैं जैसे सपोज चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये सपोज ये चार्ट है, मॉन 100 का चार्ट है। ठीक है, मॉन 100 6 अगस्त 2012 को सपोज ये लॉन्च हुआ था। 6 अगस्त 2012 को लगभग इसका रेट 14 रुपए का, 14 रुपए 50 पैसे के आसपास रेट था। ठीक है, ये फ्लक्चुएट भी हुआ है, देखो 15 रुपए के आसपास चला गया, लेकिन सपोज हम मान लेते हैं कि 14 रुपए के आसपास है, 14 रुपए 50 पैसे के आसपास है। तो सबसे पहले हम मॉन 100 का इसका कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 20 का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं मॉन 100 का। मॉन 100 2012 में लॉन्च हुआ था। इसका मतलब है कि लगभग 13 साल पहले इसकी जो वैल्यू थी वो थी 14 रुपए 50 पैसे। अगर 5 साल का हम देखें तो 5 साल में इसने जो अप्रिशिएट किया वो 39% के हिसाब से अप्रिशिएट किया पर एनुअली। 39-40% के आसपास इसने एनुअली किया, यानी 196% का इसने रिटर्न दिया 5 ईयर्स में। अगर आप इसका एक्सपेक्टेड आफ्टर फ्लक्चुएशन अगर देखो, कंपाउंडिंग अगर कंपाउंडेड रिटर्न अगर आप 40% कहते हो तो हमने इसका आधा कर दिया। इसका आधा कर दिया कि ये 20% तो देगा कम से कम कंपाउंडेड रिटर्न। 13 साल के लिए हमने मान लीजिए 5,000 की एसआईपी हमने की है, तो हमारा जो फंड लगेगा 12 साल तक 7,80,000 रुपए के आसपास लगेगा। और जो ये कंपाउंडेड रिटर्न जो दे रहा है हमें 20% के हिसाब से, तो हमारा 83,45,000 रुपए हमारा 12 साल में बन जाएगा। इसका मतलब है कि 970% का इसने रिटर्न दे दिया आपको। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है, डिफरेंस 75 लाख रुपए का आसपास डिफरेंस आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना धमाकेदार ईटीएफ है ये। ठीक है, लेकिन वेटिंग पीरियड कितना है? 13 साल। 13 साल में इसने 1,000% के आसपास रिटर्न दे दिया फ्रेंड्स। लेकिन क्या है, आपको इन चीजों को होल्ड करना पड़ेगा। अगर 5-5 हजार रुपए का अगर एसआईपी कर रहे हैं तो 5-5 हजार की आपको एसआईपी हर महीने करनी पड़ेगी, तभी जाके ये फंड आपका क्रिएट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने मॉन 100 की बात की है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ पीएसयू बैंक 20 की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक 20 है, तो ये 16 साल पहले यानी 2009 में इसका अगर देखें हम डेटा के हिसाब से, पीएसयू बैंक 20 का, ये बैंक 20 का है, जस्ट एक सेकंड, ये पीएसयू बैंक 20 का है। तो पीएसयू बैंक 20 लगभग 18 रुपए के आसपास था। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये 2009 जनवरी 2009 है, जनवरी 2009। ठीक है, 2009 में इसकी जो वैल्यू थी वो 18 रुपए के आसपास थी। इसने 5 साल, एवरेज 5 साल में इसने 170 169 70 के आसपास इसने रिटर्न दिया, यानी कि एनुअली 33.80% के आसपास इसने दिया है। हम इसको 20% मान लेते हैं CAGR। ठीक है, 16 साल के लिए, 16 ईयर्स के लिए 5,000 रुपये अगर पर मंथ के हिसाब से अगर हम एसआईपी करते हैं तो 16 साल में आपका लगता है 9,60,000 रुपये लगता है, 16 ईयर्स। ठीक है, 16 ईयर्स में लगा होगा। अगर हमने सपोज मान लीजिए 2009 में स्टार्ट कर दिया होगा 5,000 रुपये, तो इसका मतलब है कि आज 9,60,000 रुपये हमारा जमा होगा। और जो 9,60,000 रुपये जो जमा था वो कितना बन गया है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1,77 लाख रुपए का इसने रिटर्न दिया फ्रेंड्स 16 साल में। 1748% का रिटर्न है। कितना धमाकेदार ईटीएफ है। तो आप देख रहे होंगे कि वेल्थ क्रिएशन इज ए स्लो प्रोसेस। ठीक है, धीरे धीरे प्रोसेस, धीरे धीरे आपका वेल्थ क्रिएट हो रहा है। 5,000 रुपये सिर्फ एसआईपी करके, और आपने 9,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके, और 1,77 लाख यानी कि पौने, आप ये समझ लीजिए कि पौने 2 करोड़ रुपए आपने जमा दिए। समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं हम सीपीएससी का एक और ले लेते हैं, सीपीएससी का। ठीक है, सीपीएससी 2015 में लॉन्च हुआ था। इसकी जो वैल्यू थी वो प्राइस था 23 रुपए, और इसने एवरेज 5 साल में इसने 217% का रिटर्न दिया, यानी कि 43.40% का रिटर्न है एवरेज। हमने चलो एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर फ्लक्चुएशन है कि भाई मार्केट में क्रैश भी हुआ होगा, मार्केट उठा होगा, जो भी होगा, तो हमने जो रेट ऑफ परसेंटेज है इसका, ग्रोथ परसेंटेज है, उसको हमने 20% मान लिया। ठीक है, एनुअल 10 साल के लिए 5,000 का अगर हमने एसआईपी किया तो 6 लाख रुपए सिर्फ हमारे लगेंगे। कितने लगेंगे फ्रेंड्स? 6 लाख रुपए सिर्फ हमारे लगे हैं।
और अगर हम 10 साल तक 5,000 की इन्वेस्टमेंट अगर इसमें करते रहते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये लगा लीजिए कि 3,71,00,000 रुपए, 3,71,00,000 रुपए हमारा बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप लगा लीजिए जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, 10 साल में 6 लाख रुपए हो गए। और इसमें जो रिटर्न है F73, ठीक है। रिटर्न इसका 20% का रिटर्न है। आप ये लगा लीजिए कि 3,71,00,000 रुपए का इसने रिटर्न दिया फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि सीपीएसई कितना धमाकेदार है। एक्चुअली इसका जो रेट ऑफ वो है बहुत ही तगड़ा है। तो ये जो ईटीएफ्स हैं ये आपको करोड़पति बना सकते हैं यदि आप इसको भविष्य के लिए अगर धीरे धीरे करके आप एसआईपी करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि वेल्थ क्रिएशन का एक जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है, स्लो होता है, समय देना पड़ता है, तब जाके ये फंड क्रिएट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आप बीच बीच में क्या करेंगे कि मान लीजिए आपने फंड से आप खेलना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपका कभी भी इतना बड़ा अप्रिशिएशन नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो क्या इतना बड़ा फंड हमारा क्रिएट हो जाएगा क्या? तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, मंथली सपोज मान लीजिए कि मंथली ये 5,000 रुपये अगर आप सपोज हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो 4 में हमें कितना करना पड़ रहा है? 4 में हमें कितना करना पड़ रहा है? 20,000 के आसपास। चलो हम 20,000 नहीं भी करते हैं, हम 2,500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 10,000 रुपये हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने क्या किया है फ्रेंड्स, 38 ईटीएफ में चलते हैं और यहाँ पर चलते हैं अपन, इसमें जहाँ हम प्रॉफिट बना रहे हैं। अब हमारे जो दो डीमेट अकाउंट है सपोज, उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने उसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब ट्रेडिंग से जो पैसा इसके अंदर हम प्रॉफिट जो बना रहे हैं, ये वाला प्रॉफिट, सपोज ये मैंने 2,000 रुपये बना दिया, कभी 2,500 रुपये बना दिया, कभी 3,000 रुपये बना दिया, तो मंथली अगर मान लीजिए कि मैं 10 से 20 हजार रुपये भी अगर प्रॉफिट बना देता हूँ, 10 से 20 हजार रुपये अगर मैं प्रॉफिट बना देता हूँ, तो जो प्रॉफिट का पैसा है ना फ्रेंड्स, वो मेरी गुल्लक में जाएगा। फ्री गुल्लक कहते हैं ना, वो फ्री गुल्लक के अंदर जाएगा। अगर आप फ्री गुल्लक बनाना चाहते हैं ना, इसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी। और ये जो मेरा डीमेट अकाउंट था ये फ्री गुल्लक है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये फ्री गुल्लक है। इसमें से 60% जो पैसा है ना, मतलब 2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास फ्री है। क्योंकि हमने दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करके वो पैसा जो कमाया उसको हम इसमें डालते गए। और 50% हमने अपनी तरफ से डाला है। तो इसीलिए क्या है, अप्रोक्सीमेटली ये 4 के आसपास, मतलब पौने 4 के आसपास ये हो गया था। ठीक है, जिसमें से हमने 19,000 रुपये निकाल भी दिए थे दिवाली से पहले। तो मैं फ्रेंड्स ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस है ना उसको आपको समझना पड़ेगा। ये स्लो प्रोसेस है, उसको समझना पड़ेगा। और जो लोग ये पूछते हैं ना कि सर इसमें रिस्क तो बहुत होगा, ईटीएफ के अंदर भी रिस्क है, स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल रिस्क है, चलो रिस्क है। लेकिन ये जो पैसा है, ये जो हमने ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा पैसा हमने ये प्रॉफिट भी कर लिया है और हमारा कैपिटल भी उतना ही है। ठीक है, हमारा सपोज कैपिटल भी उतना ही है। मान लीजिए हमारे पास अगर 8 लाख रुपए सपोज हमारे पास है, तो 8 लाख रुपए हमारे पूरे हैं। उसके अलावा हमने ये जो 40-50 हजार रुपए है ये बना लिए। तो जो 50 हजार रुपये आपने जो बनाए हैं ना, इसको हम तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डालेंगे और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ देंगे। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स मेरी बात? अब वो जो 50 हजार रुपये है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई दुख नहीं होगा। चाहे आप उसे 20 साल के लिए आप फिक्स कर दो, मैं कह रहा हूँ 25 साल के लिए फिक्स कर दो, आपकी बार बार उस पर नजर नहीं रहेगी कि यार ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये बढ़ गया, मार्केट क्रैश कर गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो जो मार्केट का पैसा जो आपने कमाया हुआ है ना, उसी को तो आप लगा रहे हो भाई तीसरे डीमेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो 2 डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तीसरे में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करो, उसको बेचो मत एकदम से। अगर मान लीजिए कि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो ना, तो जब तक वो आपको 50% का अप्रिशिएशन ना दे देना, तब तक उस अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो। ठीक है, जब तक उसके अंदर 4-5 लाख रुपए ना हो जाए, तब तक आप जो है उसमें ट्रेडिंग मत करो। जब 5 लाख रुपए जो, तो 3 आपके डीमेट अकाउंट है जिसपे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, फोर्थ वाले को आप स्टार्ट कर दो। तो ऐसे आपकी दुकान बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ईटीएफ में जो आपकी शॉप्स है ना वो बढ़ती जाएगी फिर। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके आप ट्रेडिंग भी करेंगे, इन्वेस्टिंग भी करेंगे, और आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वेल्थ क्रिएशन जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे वाला प्रोसेस है। उसमें पूरी एक कंप्लीट आपको साइकोलॉजी चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। आप चाहे रिक्शे वाले हो, आप चाहे क्लर्क हो, जॉब कर रहे हो,
अपना बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आप कंसिस्टेंटली आप कितना सेविंग कर रहे हो, कितना इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बचा ही नहीं पाते, सेविंग ही नहीं है उनकी। 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1,20,000 रुपये उड़ाते हैं। 20,000 तो क्रेडिट कार्ड का भी उड़ जाता है, समझ रहे हो। एक 20,000 वाला 20 साल में वो करोड़पति बन जाता है, और जो 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाला है ना, वो 20 साल बाद वो इतने सारे लोन के ट्रैप में फंस जाता है कि उसने होम लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड बना दिया, ये कर दिया, मतलब लाइफ में वो इतना उलझ जाता है 20 साल बाद भी। तो ये समझ लो कि वो पूरा फंसा रहता है हमेशा, उसकी लाइफ बिल्कुल फंसी रहती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाता। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है और उधार का पैसा है, आपके पास अपना पैसा है, ठीक है। आपके पास अपना फंड होना चाहिए, लोन वाला फंड नहीं होना चाहिए कि आप लोन लेके और उसके बाद फिर जिंदगी अपनी लाइफ में मौज मस्ती कर लो। भाई अपने पैसे से मौज मस्ती करो ना, जो आपका कमाया हुआ पैसा होगा ना उससे मौज मस्ती करो, ठीक है, तब आपको जिंदगी का आनंद मिलेगा। ये नहीं है कि आपने कार लोन पे ले ली, होम लोन पे ले लिया, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स बना दिए, कंज्यूमर लोन ले लिया, ये सारा पूरा ट्रैप में, लोन के ट्रैप में आप फंस गए बुरी तरीके से। उसके बाद क्या है, लाइफ में इतनी टेंशन हो गई है कि आप कैसे चुकाए जाए, उसके लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आप बना देते हो। तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले लोन के जो ट्रैप है ना उससे आप दूर रहिए, और धीरे धीरे करके, मैं कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी करके आप सेविंग कीजिए, इन्वेस्टिंग कीजिए, ठीक है, इससे आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है, और हम हमें दूसरे के एक्सपीरियंस से भी समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें अपने एक्सपीरियंस से, देखो अपने एक्सपीरियंस से तो हम समझेंगे, लेकिन हमें दूसरे के एक्सपीरियंस से जरूर समझना चाहिए। अगर आप दूसरे के एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करोगे ना तो आपका समय बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो लोग वेल्थ क्रिएशन में अपने आप को फोकस करेंगे, और आशा करता हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करेंगे, और धीरे धीरे करके उन प्रोसेसेस को समझेंगे जिन प्रोसेसेस के थ्रू सेफ एंड सिक्योर वेल्थ क्रिएट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।